और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, दक्षिणी भारत से प्राप्त किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए, इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा शासक हुआ है जिसने अपनी विजय गाथाओं को अंकित कराने के बजाय प्रजा के कल्याण के लिए, धर्म प्रचार के लिए अभिलेखों का अंकन करवाया था। ठीक है, और उसे अभिलेखों के अंदर देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी आदि नामों से संकेतित किया गया है। लेकिन फिर भी दक्षिणी भारत से प्राप्त अभिलेख है मस्की और गुर्जरा, इन अभिलेखों में अशोक का मूल नाम अशोक ही मिलता है। और अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा है वो ईरान के हकमनी वंश के शासकों से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अभिलेख के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि कलिंग आक्रमण के समय वहाँ का शासक नंदराज था। देखिए, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। और कलिंग का यह युद्ध है वो सम्राट अशोक का पहला और अंतिम युद्ध था। यानी इससे पहले कोई उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा था और ना ही उसके बाद युद्ध लड़ा था। और इस युद्ध के अंदर बहुत ही भयानक कांड हुआ। लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया था। इस युद्ध के अंदर ब्राह्मणों, श्रमणों, ग्रस्तों आदि सभी ने हिस्सा लिया था और सभी को हानि पहुंची थी। उन सब का हृदय विदारक दृश्य देखकर ये जो अशोक है वो विचलित हो गए और उन्होंने भैरी घोष के स्थान पर धम्म घोष अपना लिया। इसी युद्ध के बारे में हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि इस समय जो कलिंग का शासक था वो नंदराज था। ठीक है, और ये हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। नेक्स्ट, किस पुस्तक के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शिव का उपासक था। देखिए, यहाँ 4 पुस्तकें दी गई, अर्थशास्त्र, रातरंगिणी, मुद्रा राक्षस, इंडिका। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है, मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना है, रातरंगिणी कल्याण की रचना है और इंडिका यूनानी मेगस्थनीज की रचना है। तो कश्मीर के बारे में इतिहास को लिखा गया एक लेख है रातरंगिणी, ये कल्याण की रचना है। इसी से पता चलता है कि अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करने से पहले शिव का उपासक था। ठीक है, और रातरंगिणी जो कल्याण ने लिखी है उसके आधार पर माना जाता है कि कश्मीर का पहला शासक अशोक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के काल को सुमेलित कीजिए। ठीक है, यानी एक तरफ अशोक के काल के वर्ष की बात है तो दूसरी तरफ उसके द्वारा की गई बौद्ध धर्म से संबंधित यात्रा या युद्ध का उल्लेख है। तो ये कब हुआ था? देखिए, पहला है 8वें वर्ष, यानी अभी हमने पहले प्रश्न में देखा था। ठीक है, दूसरे प्रश्न में कलिंग युद्ध का जिक्र आया था, उसी भांति यहाँ हमें 8वें वर्ष दिया गया है। देखिए, जहाँ तक 8वें वर्ष की बात है, अशोक ने 8वें वर्ष में कलिंग युद्ध लड़ा था। ठीक है, अशोक का 8वें वर्ष कलिंग युद्ध है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर चढ़ाई की थी। दूसरा इसका है 10वें वर्ष। देखिए, 10वें वर्ष इन्होंने बोध गया बिहार की यात्रा की थी, जो उनकी पहली यात्रा थी धर्म के क्षेत्र में। और तीसरा है 14वें वर्ष। देखिए, 14वें वर्ष इन्होंने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी और 20वें वर्ष इन्होंने लुम्बिनी वन की यात्रा की थी। इस प्रकार इसका संकेत 1 के अंदर गै से बैठ रहा है, जो कि अपना 3 के अंदर और 4 के अंदर 2 में लग रहा है, जबकि 2 है 10वें वर्ष, उसका बोध गया घ। तो यहाँ इसका उत्तर अपने को बैठेगा स। ठीक है, 5वां यहाँ प्रश्न अपने को दिया गया है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने भूमि कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। देखिए, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी वन की यात्रा की थी और वहीं पर ये रुमिंदी अभिलेख है। उस लुम्बिनी वन की यात्रा के दौरान उन्होंने वहाँ पर धार्मिक कर, ठीक है, देखिए धार्मिक कर कौन सा था? बलि।
धार्मिक कर बलि को तो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया, और वहाँ जो भूमि कर लगता था उसको कहते थे भाग। उस भूमि कर भाग को घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया गया। इसका उल्लेख रोमिंदी अभिलेख से चलता है। ठीक है, कहीं कहीं ये आता है कि अशोक का ऐसा अभिलेख जिसका विषय आर्थिक है, तो आर्थिक विषय से संबंधित अभिलेख फिर कौन सा हो गया? वो हो गया रोमिंदेयी अभिलेख। नेक्स्ट, राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को क्या कहा है? देखिए, राज्य अभिषेक से संबंधित अशोक ने अपने शिलालेख में स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है, क्योंकि महात्मा बुद्ध है वो शाक्य वंशी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कौन से स्तंभ लेख से प्राप्त होती है? देखिए, अशोक ने अपने धम्म की परिभाषा है वो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी है। देखिए, दूसरे स्तंभ लेख में तो अशोक खुद कहता भी है कि जो बौद्ध धम्म है या जो धम्म है, उस धम्म को अपनाने के लिए 8 सद्गुणों का, कितने सद्गुणों का? यानी 8 सद्गुणों का अभ्यास आवश्यक है, और 5 निषेध आचरण है वो निषेध किए गए हैं, तो वो धम्म के पालन के लिए आवश्यक अंग बताए हैं। इस प्रकार दूसरे और 7वें स्तंभ लेख से अशोक के धम्म की परिभाषा ज्ञात होती है। नेक्स्ट प्रश्न अपना दिया गया है, अशोक के बुद्ध के त्रिरत्नों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देखिए, जिस प्रकार जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, जो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इस भांति, तो उसी प्रकार बुद्ध धर्म के या बौद्ध धर्म के भी त्रिरत्न हैं, जो है बुद्ध, धम्म, संघ। यानी बौद्ध धर्म के कौन कौन से त्रिरत्न हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ। इन त्रिरत्नों का जिक्र भाब्रू शिलालेख से हुआ है। अशोक का एक भाब्रू शिलालेख है, वो बेराठ जयपुर से प्राप्त हुआ है, जिसे लघु शिक्षा पाषाण स्तंभ लेख के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस शिलालेख पर 7 पुस्तकों का नाम अंकित है। तो बुद्ध, धम्म, संघ त्रिरत्नों का उल्लेख अशोक के भाब्रू शिलालेख पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए, अशोक के शिलालेख हैं उन जगह है। देखिए, सबसे पहला शिलालेख अपने को दिया गया है सांची। देखिए, सांची का जो शिलालेख है वो रायसेन मध्य प्रदेश से हमें प्राप्त होता है। दूसरा, सारनाथ का शिलालेख वाराणसी से प्राप्त हुआ है, और वहीं गुज्जरा है वो दक्षिणी भारत से प्राप्त शिलालेख है। और जहाँ तक शहबाजगढ़ी शिलालेख की बात है वो पश्चिम उत्तर भारत सीमांत में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अपना स ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को किससे मिली? ठीक है, तो इन शासकों के अंदर डेरियस प्रथम है, उससे अभिलेख लिखने की प्रेरणा अशोक को मिली थी। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा ईरान के हखमनी वंश के शासकों से मिली थी। अशोक के अभिलेख इस बात में अलग है कि उन पर विजय गाथाएं नहीं हैं, बल्कि प्रजा के कल्याण के लिए घोषणाएं हैं, और साथ ही साथ धर्म के प्रचार के लिए बातें लिखी गई हैं। नेक्स्ट, निम्न में से अशोक का कौन सा अभिलेख ख्रोष्टी लिपि में है? ठीक है, देखिए, अशोक है उसने अभिलेखों के अंदर जो लिपियों का इस्तेमाल किया गया है उनमें मानसेहरा और शहबाजगढ़ी ये ऐसे अभिलेख हैं जिनमें ख्रोष्टी लिपि का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक का शासनकाल रहा है। देखिए, अशोक का शासनकाल 40 वर्ष रहा है। कितने वर्ष? 40। देखिए, सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया है। देखिए, ऐसा माना जाता है कि अशोक ने जो राज्यरोहण है वो तो 269 ईसा पूर्व में कर लिया था, लेकिन ये जो 4 साल का अंतर है 269 और 273 के बीच का, ये 4 साल उसके पारिवारिक संघर्षों का काल था। कहते हैं उसने अपने इस 4 साल के संघर्ष में अपने 99 भाइयों को मारकर सत्ता को प्राप्त किया था। तो इस प्रकार उसका मूल है वो राज्याभिषेक 273 से 232 अर्थात ईसा पूर्व में था, और 40 साल तक उसका लगभग शासन रहा है। अशोक के बाद कौन शासक बना जिसे धर्म विवर्धन कहा गया है?
अशोक के बाद के शासकों के अंदर कुणाल शासक बना था, जिसके बारे में धर्म विवर्धन नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने राज्य के कितने अंग बताए हैं? देखिए, कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं, जिन्हें कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के इन सप्तांग सिद्धांतों के अंदर उसने जो अंग बताए हैं वो है राजा, ऐमत्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्र। ये 7 उसने राज्य के अंग बताए हैं जो एक सही सुदृढ़ राज्य को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट, सुमेलित करना है विविधता अध्यक्ष। देखिए, विविधता अध्यक्ष है वो चारागाह का अध्यक्ष है, लक्षणाध्यक्ष है वो मुद्रा जारी करने वाला अध्यक्ष है, सूत्राध्यक्ष यानी सूत से बनाए कताई बुनाई, और सीता वो कृषि से संबंधित है, सीता अध्यक्ष। देखिए, अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख हुआ है, ठीक है। तो इन्हीं में विविधताध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, सीताध्यक्ष आदि आता है। इस प्रकार यहाँ से ऑप्शन सही बैठेगा। अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, तो इनमें कूट का मिलान कीजिए कि किस प्रकार ये क्षेत्र थे। देखिए, जहाँ तक तक्षशिला है वो है किससे संबंधित? उत्तरापथ। तक्षशिला, उत्तरापथ। अवंती राष्ट्र किससे सुमेलित है? उज्जैनी से। और कलिंग है तोसाली, यानी कलिंग की राजधानी तोसाली बनाई गई थी, ठीक है। और सुवर्णगिरी की राजधानी बनाई गई थी दक्षिणापथ। और वहीं पाटलिपुत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है? मध्य देश। ध्यान रखें, आज का जो पाटलिपुत्र पटना है, ठीक है। इसमें से ऑप्शन सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज को कितने भागों में बांटा गया था? देखिए, मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों के अंदर विभाजित किया है। देखिए, मेगस्थनीज यहाँ एक यूनानी था, विदेशी था, जो भारतीय चतुर्वर्ण व्यवस्था को नहीं समझ सका, क्योंकि भारतीय समाज के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यह चतुर्वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन मेगस्थनीज ने उसी व्यवस्था को काम के आधार पर बांटा और भारतीय समाज को उसने 7 जातियों के अंदर विभाजित किया था। नेक्स्ट, सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो सैनिक प्रबंध की देख रेख करने वाला अधिकारी था अंतःपाल, ठीक है। कौन था? अंतःपाल। नेक्स्ट, किसने कहा है चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी और 800 रथ की एक विराट सेना थी? देखो, इसके बारे में जहाँ तक उल्लेख है वो मेगस्थनीज की इंडिका के अंदर आया है, जिसने इन सब का उल्लेख किया है। यहाँ देखिए, पहली रचना है चाणक्य की अर्थशास्त्र। देखिए, चाणक्य है वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, उसकी रचना अर्थशास्त्र वो राजनीति का एक मुख्य शास्त्र है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो वृषल शब्द है वो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस में आया है। और ये चौथी रचना जो दी गई है फायान की, फो काओ की, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था और उसके बारे में यहाँ उल्लेख मिलता है, लेकिन कहीं भी चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम नहीं मिलता। 20वां प्रश्न है, मौर्यकालीन सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय कहाँ था? देखिए, मौर्य काल में सबसे ऊपर का केंद्रीय न्यायालय पाटलिपुत्र का था, क्योंकि यहीं से राजा है वो अपने राज्य का संचालन किया करता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अशोक। देखिए, अशोक मौर्य सम्राट था। बिंदुसार है वो अशोक के पिता थे। अजातशत्रु ये यहाँ अलग है, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, उसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार बने, उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार के पुत्र अशोक बने। तो यहाँ अजातशत्रु है वो सही नहीं है। हालांकि अजातशत्रु के समय की एक प्रमुख घटना है वो बौद्ध संगीति का आयोजन है।
22वां प्रश्न, सांची किस कला का निरूपण करता है? देखिए सांची है वो बौद्ध कला का निरूपण करता है, जो स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप, जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। ठीक है। अशोक के कौन से शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं? ठीक है। तो अशोक का देखिए दूसरा और 13वां शिलालेख ऐसे हैं जिनसे हमें संगम राज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है। ठीक है। और 13वें लेख में ही कलिंग के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? देखिए इनमें 4 बातें दी गई है। ये अखंड हैं, इन पर बढ़िया पालिश है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है। देखिए यहाँ स ऑप्शन है वो अपना गलत होगा, क्योंकि ये शिलालेख अखंड भी है और इन पर बढ़िया पालिश भी है और स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार भी है। ये स्थापत्य संरचना के कोई भाग नहीं है। तो इस प्रकार अशोक के स्तंभों के बारे में ये बातें अभिहित हैं। प्रश्नोत्तरों की सीरीज में हमारा बिंदु है गुप्त साम्राज्य, और हमारा पहला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? देखिए गुप्त साम्राज्य का शासनकाल 275 से 550 ईस्वी माना जाता है। 275 से 550 ईस्वी। देखिए ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। कौन था? श्रीगुप्त। संभवतः श्रीगुप्त ने मगध से साम्राज्य की शुरुआत की थी, ऐसा संकेत लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत कब चलाया? देखिए चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत या वल्लभी संवत है वो 319 ईस्वी में चलाया था, और चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहलाया। ठीक है। हालांकि श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी, लेकिन वास्तविक संस्थापक की जहाँ तक बात आती है तो वो चंद्रगुप्त प्रथम था। तीसरा प्रश्न हमारा है समुद्रगुप्त का आदर्श था। देखिए समुद्रगुप्त है उसने लगभग 335 से 380 ईस्वी के आसपास शासन किया था और उसने अनेक विजय प्राप्त की। उनके अंदर आर्यावृत की विजय, आठवीं क्षेत्रों की विजय, दक्षिणापथ की विजय, सीमांत राज्यों की विजय, इस प्रकार उसने अनेक राज्यों को जीता था और उसने उन राज्यों को जीतकर जिस नीति का सहारा लिया और वो नीति या आदर्श थी दिग्विजय व एकीकरण। क्या था? दिग्विजय व एकीकरण। ठीक है। चौथा है किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा गया है? देखिए गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा गया है और साथ ही साथ उसे संगीत प्रिय शासक भी कहा गया है, क्योंकि इसके सिक्कों पर इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। यानी ऐसा कौन सा शासक है जिसको उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया? तो वो समुद्रगुप्त है और उसी को कविराज भी कहा गया है। पांचवा प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था। देखिए गुप्तों के समीप वो प्रभावशाली राज्य के रूप में वाकाटक राज्य था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करके वाकाटकों
कीमता प्राप्त कर ली। इससे गुप्तों के प्रभाव को और भी बढ़ाने में मदद मिली, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखिए गुप्त साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने देखिए खुद कुबेर नागा, ठीक है, नागवंशी कन्या थी कुबेर नागा, उससे विवाह करके नागवंश की मित्रता भी प्राप्त की थी। और इसी कुबेर नागा की पुत्री ही यह प्रभावती थी, जिसका विवाह रुद्रसेन द्वितीय से कर दिया गया था। देखिए यहाँ थोड़ी ये जानना जरूरी है कि प्रभावती का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से हुआ और लगभग 5 साल बाद ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात अपने पुत्रों की संरक्षिका बनकर प्रभावती गुप्ता ने ही राज्य का संचालन किया था, और इसी कारण प्रभावती गुप्त को अपने प्राचीन भारत के अंदर किसी राज्य विशेष की पहली महिला शासक होने का गौरव भी मिल सकता है, ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रभावती का राज्य संचालन में सहयोग करने के लिए कालिदास को समय समय पर भेजा था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। तो इस प्रकार प्रभावती गुप्ता का इतिहास में अलग ही स्थान है, जो रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी थी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय है, उनकी प्रारंभिक राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके पश्चात उन्होंने पाटलिपुत्र के स्थान पर अपनी द्वितीय राजधानी उज्जैन को बनाया, और उज्जैन है वो व्यापार और वाणिज्य का उस वक्त एक बहुत बड़ा केंद्र था। नेक्स्ट, कुमारगुप्त का राज्य फैला हुआ था। देखिए कुमारगुप्त है, उसने लगभग 40 साल तक शासन किया था। कितने साल तक? 40 साल तक शासन किया। और नालंदा महाविद्यालय है, उसकी स्थापना का श्रेय भी किसको दिया जाता है? गुप्त शासक कुमारगुप्त को दिया जाता है। और नालंदा है वो महायान बौद्ध धर्म का एक अध्ययन केंद्र के रूप में चर्चित था। तो इसी कुमारगुप्त का जो शासन है वो सौराष्ट्र से बंगाल के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। कहाँ फैला हुआ था? सौराष्ट्र से बंगाल क्षेत्र तक फैला हुआ था। नेक्स्ट, कुमारगुप्त के राज्य के अंतिम दिनों में उसे किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा? ठीक है, देखिए कुमारगुप्त के राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। किसके आक्रमण का सामना? पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। देखिए कुमारगुप्त का एक स्तंभ लेख है जो भीतरी स्तंभ लेख है। उस भीतरी स्तंभ लेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ, और इस आक्रमण को दबाने के लिए कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त को भेजा था। स्कंदगुप्त ने बड़ी मुश्किल से पुष्यमित्रों के आक्रमण को दबाया और उस पर विजय प्राप्त की, लेकिन इसकी विजय की सूचना कुमारगुप्त को मिलती तब तक कुमारगुप्त की मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार कुमारगुप्त के अंतिम समय में उसे पुष्यमित्रों के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका पता भीतरी स्तंभ लेख से चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? ठीक है, देखिए इसका पता हमें जूनागढ़ अभिलेख से चलता है। ठीक है, देखिए जूनागढ़ अभिलेख है वो गुजरात में गिरनार पर्वत की चट्टान पर अंकित है, और चस्टन वंश के शासक हुए हैं। चस्टन वंश के क्षत्रप हुए हैं रुद्रदामन। कौन हुए? रुद्रदामन। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है उसकी स्थापना करवाई गई थी, जो लगभग 130 से 150 ईस्वी के आसपास की घटना मानी जाती है। ठीक है, तो इसी स्तंभ लेख से पता चलता है कि सुदर्शन झील का बांध जब दूसरी बार टूट गया था तो स्कंदगुप्त ने अपने सौराष्ट्र के गवर्नर चक्रपालित को इसे ठीक करवाने का काम दिया, जिसने 2 महीने लगाकर इस बांध को वापस निर्मित करवाया या जीर्णोद्धार करवाया था। तो ये सूचना हमें जूनागढ़ अभिलेख देता है। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए सबसे पहली रचना है रघुवंश।
देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम और वंशियम, रघुवंश, ये आदि रचनाएं कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की। तो क के साथ हमारा समीकरण बैठेगा 4 नंबर से। ठीक है। दूसरी है रचना मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम है वो शूद्रक की रचना है। किसकी रचना है? शूद्रक। तो ख का समीकरण यहाँ बैठेगा 3 से। और मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस है विशाख दत्त की रचना, तो इसका समीकरण बैठ रहा है 1 से। कादंबरी रचना है बाणभट्ट की, ये समीकरण बैठ रहा है 2 से। इस प्रकार हमारा यहाँ सटीक हो रहा है 4 3 1 2, और इस प्रकार 4 3 1 2 हम सह के अंदर देखते हैं। ठीक है। इलाहाबाद में स्थित प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? देखिए इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार था हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति हैं वो कौशाम्बी प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति आदि नामों से जानी जाती है। और इसके अंदर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। यानी प्रयाग प्रशस्ति किसकी विजयों का उल्लेख करता है? समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करता है। और वर्तमान में ये इलाहाबाद के किले में स्थित है और 35 फीट ऊंची ये प्रशस्ति है। और जहाँ तक हरिसेन की बात है, हरिसेन है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था, जो समुद्रगुप्त के दरबार में 4 पदों को धारण करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 युद्धों का नायक किसे कहा गया है? देखिए 100 युद्धों का नायक कहा गया है समुद्रगुप्त को। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि समुद्रगुप्त ने अनेक विजय की थी, जिनके अंदर आर्यावर्त की विजय, 8वीं क्षेत्रों की विजय, दक्षिणापथ की विजय, सीमांत राज्यों की विजय। इस प्रकार अलग अलग युद्धों को जीतने के कारण इसे 100 युद्धों का नायक या 100 युद्धों का विजेता के नाम से भी जाना गया है। नेक्स्ट, गुप्त शासक समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा है? ये इतिहासकार है, इतिहासकार V.A. स्मिथ। यानी V.A. स्मिथ ने क्या कहा है? भारत का नेपोलियन, क्योंकि समुद्रगुप्त है उसकी विजयों के कारण उसको यह नाम किसने दिया है? V.A. स्मिथ। नेक्स्ट, गुप्तकालीन मंदिरों में असंगत का पता लगाइए। देखिए गुप्तकालीन मंदिरों की जहाँ तक बात है, सबसे पहला यहाँ दिया गया है तिगवा का विष्णु मंदिर, जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये बिल्कुल सही है, तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर है। दूसरा है भूमरा का शिव मंदिर, नागौद, मध्य प्रदेश। ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर दे रखा है। देखिए झांसी उत्तर प्रदेश में ये नहीं है, नचना कुठार का जो पार्वती मंदिर है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर है। और जहाँ तक झांसी उत्तर प्रदेश की बात आती है, वहाँ देवगढ़ वाला मंदिर है। ठीक है, देवगढ़ झांसी का जो दशावतार मंदिर है वो झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, दशावतार। और नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश में होगा, तो यहाँ ये असंगत है। चौथा में जैसे दे रखा है भीतर गांव का ईंटों से निर्मित लक्ष्मण मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो नचना कुठार का पार्वती मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? देखिए गुप्त वंश का पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। और इसे ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा गया है। जबकि संस्थापक कौन था? संस्थापक था श्रीगुप्त। और इसकी एक अन्य घटना देखें, चंद्रगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली की स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। और चंद्रगुप्त कुमार देवी शैली स्वर्ण मुद्राएं खास बात यह थी, इन पर राजा रानी युक्त या राजा रानी के चित्र बने हुए थे। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। तो ये हम जानते हैं किसकी है? प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति किससे जुड़ी हुई है? ये समुद्रगुप्त से जुड़ी हुई है। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख इस पर किया गया है। बिलसड़ स्तंभ लेख,
देखिए जहाँ तक विलसड़ स्तंभ लेख है वो कुमारगुप्त से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखो गुप्त शासकों के अंदर सर्वाधिक अभिलेख मिले वो कुमारगुप्त के मिले हैं और इन अभिलेखों की संख्या 18 है। और इनके अंदर जो बिलसड़ स्तंभ लेख है वो कुमारगुप्त का पहला स्तंभ लेख माना गया है, जो उत्तर प्रदेश में एटा राज्य में या एटा क्षेत्र में स्थित है। तीसरा है भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त। यहाँ भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त से जुड़ा हुआ है। ये गुप्तों की सबसे लंबी वंशावली से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ भीतरी स्तंभ लेख से ही पता चलता है कि पुष्यमित्रों का आक्रमण का सामना स्कंदगुप्त को करना पड़ा था। चौथा स्तंभ लेख है बंधुवर्मन से जुड़ा हुआ है। यहाँ थोड़ा आपको भ्रम हो सकता है कि ये क्या हो गया। देखिए बंधुवर्मन बेशक गुप्त वंश के शासकों के अंदर नहीं है, ठीक है, लेकिन ये जो प्राचीन मंदसौर है, मंदसौर मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर एक वंश आया है ओलीकर वंश। कौन सा वंश आया है? मध्य प्रदेश में एक वंश हुआ है ओलीकर वंश। इस ओलीकर वंश के अंदर एक शासक हुआ है बंधुवर्मन। ठीक है, तो इस शासक ने क्या किया, मंदसौर के अंदर शिलालेख अंकित करवाया जो मंदसौर लेख है। ठीक है, और बाद में इस बंधुवर्मन ने क्या किया, स्कंदगुप्त का अधीनत्व ग्रहण किया और वो स्कंदगुप्त का सामंत बन गया। इस प्रकार ये 1, 2, 3, 4 इसका ए पोर्शन बिल्कुल सही बैठेगा। 17वां प्रश्न है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में सक्रोपम कहा गया है? तो स्कंदगुप्त को काहोम, किसमें? काहोम स्तंभ लेख में सक्रोपम नाम से जाना गया है। और ये काहोम है वो गोरखपुर यूपी का क्षेत्र है। कहाँ है? गोरखपुर यूपी में है। 18वां प्रश्न है, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? देखिए दिल्ली महरौली का स्तंभ लेख है, जो लौह स्तंभ लेख है, उसका निर्माण 4वीं सदी के अंदर हुआ है। देखिए यह लौह स्तंभ है वो एक विष्णु स्तंभ है जो दिल्ली में कुतुब मीनार के पास स्थित है। और यह लौह स्तंभ धातु व रसायन कला का एक सर्वोत्तम उदाहरण है और इसमें कहीं भी जंग लगने का या उखड़ने का प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ। और इस पर जो लिपि है वो ब्राह्मी है और भाषा है वो संस्कृत अंकित है। ये महरौली का जो लौह स्तंभ है वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय का माना गया है और इस स्तंभ पर किसी चंद्र शासक का उल्लेख है जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संकेत लगाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की एक विशेष घटना देखें तो वो है चीनी यात्री फाहियान का भारत आना। तो चीनी यात्री फाहियान भारत आया था जिसकी प्रमुख रचना है फो काओ की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गुप्त शासकों में या गुप्त युग में भू राजस्व की दर क्या थी? देखिए गुप्त काल में व्यापार वाणिज्य है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, और उस व्यापार वाणिज्य के बढ़ने के साथ साथ उपज का 6वां भाग है वो भू राजस्व के रूप में लिया जाता था। ठीक है, और भूमि कर से ही गुप्त काल में राज्य को सर्वाधिक आय होती थी। अब गुप्त काल के अंदर देखिए कई कर थे, भाग, ठीक है, भोग, ये उस समय के करों के नाम है, उद्रांग, ऊपरी कर, ये गुप्त समय के अंदर लिए जाने वाले भू राजस्व कर थे। कौन से? भाग, भोग, ऊपरी कर, उद्रांग। तो गुप्त कालीन भू राजस्व के अंदर या भू राजस्व के कर थे। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? देखिए उत्तर भारतीय व्यापार है वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह से या पतन से संचालित होता था। और देखिए यहाँ एक बड़ौज नाम दिया गया है, ये रोम के साथ व्यापार का एक महत्वपूर्ण पतन के रूप में चर्चित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिल रहा है, गुप्त काल में कौन सी पुस्तक वर्तमान रूप में गुप्त काल में सामने आई थी?
देखिए गुप्त काल है वो प्राचीन भारत के अंदर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल या हिंदू धर्म का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इस समय जो रामायण है, महाभारत है, मनु संहिता है, ये जो पुस्तकें वो जिस वर्तमान स्वरूप के अंदर मौजूद है वो वर्तमान स्वरूप गुप्त काल की देन है। ठीक है, जैसे रामायण के अंदर वर्तमान के अंदर 24,000 श्लोक है, इसी प्रकार महाभारत में 1,00,000 श्लोक है, जबकि प्रारंभ में श्लोकों की संख्या ये नहीं थी। तो रामायण का जो वर्तमान 24,000 श्लोकों का संग्रह है, महाभारत 1,00,000 श्लोकों का संग्रह है, इसी प्रकार मनु संहिता है, ये जिस वर्तमान स्वरूप में मिली है वो गुप्त काल के अंदर ही अस्तित्व में आया, इसलिए यहाँ उत्तर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, गुप्त कालीन समाज में ब्राह्मणों के 4 कर्तव्य माने जाते थे, नहीं उनमें से थे, यानी इनमें से कौन सा नहीं था। देखिए ब्राह्मणों का हमेशा से अध्ययन अध्यापन ये कार्य माना गया, इसी प्रकार दान पुण्य उनका काम माना गया, लेकिन उनका एक कर्तव्य काम है जो यहाँ दिया गया है वो इनसे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में ऐसी कौन सी जाति थी जो पहले एक वर्ग के रूप में थी और बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व के अंदर आ गई। तो देखिए वह वर्ग था कायस्थ जाति। देखिए कायस्थ है वो लेखन, राजस्व और भू संबंधी हिसाबों का लेखा जोखा रखने वाले वर्ग थे। ठीक है, यानी ये लेखन, राजस्व और भू संबंधी हिसाबों का लेखा जोखा रखते थे। गुप्त काल में ये एक जाति के रूप में परिवर्तित हो गए थे। देखिए जब से कायस्थ वो जाति के रूप में परिवर्तित हुए तब से ब्राह्मणों को परेशानी हो गई। क्यों? क्योंकि कायस्थ लोग है वो भूमि संबंधी, भू राजस्व संबंधी लेखा जोखा रखते थे। अब ये कायस्थ क्या करने लगे, भूमि संबंधी रिकॉर्ड में हेरा फेरी करने लगे, जिसके कारण ब्राह्मणों को जो दान में जमीन मिलती थी उसमें दिक्कत होने लगी। ठीक है, इसलिए कायस्थों को ब्राह्मणों के कोप का भाजन होना पड़ा। ठीक है, और अब तक जो विद्या पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व था वो कायस्थों के आने से ही समाप्त हो पाया और चित्रगुप्त कायस्थों के देवता के रूप में सामने आए, या कायस्थों का देवता किसे माना गया, चित्रगुप्त को माना जाता है। 24वां प्रश्न है, जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार, देखिए जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से हम जोड़ें तो स्कंदगुप्त को हूणों, ठीक है, जूनागढ़ स्तंभ लेख है, स्कंदगुप्त को हूणों या मल्लोत्सव से जूझना पड़ा और उनको पराजित किया। ये हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। यहाँ विशेष ध्यान रखें, हूणों को मलेच्छ खा गया है, जबकि हूणों को स्पष्ट रूप से हूण नाम से यहाँ उल्लेखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट अपना अंतिम प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। देखिए शासक है, एक तरफ उपाधि है, चंद्रगुप्त प्रथम, यानी चंद्रगुप्त प्रथम वो पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी और वास्तविक संस्थापक कहलाया। समुद्रगुप्त है, उसको अश्वमेघ पराक्रम भी कहा गया, उसने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने परम भागवत की उपाधि प्राप्त की थी। इसी प्रकार यहाँ लास्ट अपने को दिया गया है कि स्कंदगुप्त ने सक्रोपम की उपाधि धारण की। तो यहाँ जो ये अपने को ऑप्शन दिए गए उनके अनुसार, ठीक है, 1 2 3 4 ये सभी इसमें सुमेलित हैं। इसी के साथ अपना ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आपको ये प्रश्नोत्तरी पसंद आ रही होगी। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसी के साथ धन्यवाद।